नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्यन टेक में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन का फर्स्ट वीडियो होगा। तो आइए देखते हैं क्या है सर्कुलर मोशन। तो देखिए सर्कुलर मोशन क्या चीज है। तो सर्कुलर मोशन में आपका पार्टिकल का जो डिस्टेंस है किसी एक फिक्स पॉइंट से वो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है। वो फिक्स पॉइंट कौन होता है? आपका सेंटर होता है। जबकि अभी तक आपने जो रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा उसमें क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन में पार्टिकल को एक पाथ पर जो है मोशन जब करता है तो कोई एक फिक्स पॉइंट से उसको कंपेयर करें तो उसका जो डिस्टेंस है उस फिक्स पॉइंट पर वो एवरी टाइम जो है आपका चेंज होते रहता है। वो जो है कांस्टेंट नहीं रहता है किसी एक फिक्स पॉइंट से आपका डिस्टेंस। रेक्टिलिनियर मोशन में पार्टिकल जब यहां पर है तो उसका डिस्टेंस कुछ होगा, यहां पर है तो उसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कुछ और होगा, और जब पार्टिकल यहां पर चला जाएगा तो उसका डिस्टेंस कुछ और होगा, आगे चला जाएगा तो डिस्टेंस कुछ और होगा। मतलब धीरे धीरे जो उसका चेंज होते रहता है, बढ़ सकता है या घट सकता है उसका डिस्टेंस। ठीक है, यही चीज अगर हम कंपेयर करें सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट कौन सा, तो सेंटर से, वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है। उसे मैंने इस लैंग्वेज में इस टर्म में लिखा है कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन, जब पार्टिकल आपका कोई एक प्लेन में मूव कर रहा है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। पार्टिकल जो है कहां मोशन कर रहा है, कोई एक प्लेन में मोशन कर रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता था कि 1D मोशन होता था, लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या है, 2D मोशन होगा। मतलब कि कोई प्लेन में मोशन करेगा। पार्टिकल मूव्स इन ए प्लेन such that its distance from a fixed point remains constant, और distance एक fixed point से क्या होगा, constant होगा। then its motion is called circular motion, तब इसके मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, और सर्कुलर मोशन कब कहेंगे, डायरेक्ट रूप से इसको तभी हम लोग सर्कुलर मोशन नहीं कह सकते, उसके लिए भी एक कंडीशन है, विथ रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स पॉइंट। मतलब कि ये पार्टिकल अगर जब किसी प्लेन में मोशन कर रहा है और कोई एक फिक्स पॉइंट से उसका क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तब उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स पॉइंट। मतलब कि इस सर्कुलर मोशन होगा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में होगा, ये फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। क्योंकि अगर इसको हम लोग कंपेयर करें, मान लीजिए कि यहां से, तो यहां से ये तो सर्कुलर मोशन होगा नहीं, इसका कोई डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, यहां पर जाएगा तो कुछ और डिस्टेंस हो जाएगा। इस चलते इसका जो है डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट क्या है, कांस्टेंट है, और वो फिक्स पॉइंट का नाम क्या है, तो सेंटर। ठीक है, इस चलते इसको सर्कुलर मोशन का कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स पॉइंट। तो सेंटर के कंपैरिजन में क्या है इसका मोशन, तो सर्कुलर मोशन होगा, और द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, और वो फिक्स पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, सेंटर कहलाएगा। एंड दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। मतलब सेंटर टू द सर्कुलर पाथ जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे रेडियस। ये जो आपका डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। तो ये जो पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है, तो यहां था, यहां से यहां चला गया, तो देखिए यहां से यहां तक गया, तब इसका डिस्टेंस तो इस सेंटर के कंपैरिजन में क्या रहा, फिक्स रहा। डिस्टेंस जो है सेंटर के कंपैरिजन में फिक्स है, तब उसका बदल क्या रहा है भाई, तो वो एंगल के टर्म, जैसे हम फिगर को बड़ा बना लेते हैं। अब देखिए, अब आपका पार्टिकल जब इनिशियल पोजीशन में यहां पर है, ठीक है, ये आपका सेंटर हो गया, और ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सर्कुलर पाथ वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, वो रेडियस हो गया। तो वो जो है कांस्टेंट है। मतलब पार्टिकल जब यहां से यहां भी चला देगा तब ये डिस्टेंस कितना रहेगा, आर ही रहेगा, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां भी कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा होगा, तो हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में हम लोग किस टाइप से लिखेंगे या जानेंगे, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सर्कुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहां पर एंगल के टर्म में आपका जो है
डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इनिशियली जब पार्टिकल यहां था तो यहां से यहां गया तो एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वो कैसा डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक एंगल के टर्म में हुआ जिसको हम लोग थीटा के रूप में डिनोट करेंगे। तो उसको देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने किस टाइप से यहां पर डिफाइन किया है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, एंगल सबटेंडेड बाय मतलब पार्टिकल इनिशियली पॉइंट ए पर है और यहां से जब पार्टिकल पॉइंट बी पर चला जाता है तो जो एंगल सबटेंड किया है, मतलब यहां से यहां तक जो विक्षेपित हुआ है एंगल, वही एंगल सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर। चूंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो है आपका ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि इसके पास अपना मैग्नीट्यूड है रेडियस के पास, और एक यहाँ पर डायरेक्शन है कि यहाँ पर अभी पार्टिकल का जो डायरेक्शन वो है, उसके बाद अब यहाँ पर आ गया तो ये डायरेक्शन हो गया। तो जो पोजीशन वेक्टर जो उसका पोजीशन बता रहा है, वो पोजीशन वेक्टर के अनुसार जितना एंगल सबटेंड किया है, तो एंगल सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एनी आर्बिट्रेरी पाथ। ये कोई जरूरी नहीं है कि पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ पर ही मोशन करे, वो आपका जो है पैराबोला, हाइपरबोला या फिर किसी भी जो है इलिप्टिकल पाथ पर किसी भी टाइप के जो है वो आर्बिट्रेरी कहने का मतलब है घुमावदार पाथ पर अगर जब मोशन कर रहा है तब जितना एंगल यहां से यहां तक जाने में जो वो सबटेंड किया है वही उसका क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एनी आर्बिट्रेरी पाथ, वो सर्कल भी हो सकता है, आपका इलिप्स भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, एनी आर्बिट्रेरी पाथ विथ रिस्पेक्ट टू सेम फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है वही इसी के कंपेरिजन में हम लोग बात करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू सेम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मतलब कि एंगल सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर, मतलब जितना ये जो पोजीशन वेक्टर है आपका, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है मूविंग अलोंग द एनी आर्बिट्रेरी पाथ, कोई भी घुमावदार पाथ पर अगर जो पार्टिकल आपका मोशन कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सेम फिक्स पॉइंट, एक ही फिक्स पॉइंट के जो है कंपेरिजन में, तब क्या कहेंगे, सेम फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जितना एंगल सबटेंड किया वो क्या कहलाया आपका, ये जो एंगल यहां से यहां तक आने में जो सबटेंड हुआ वो एंगल थीटा, वही क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, ये आप लोग समझिए। अब थीटा को फाइंड कैसे करेंगे, तो द एंगल थीटा इज डिफाइंड बाय द इस इक्वेशन, इसको हम लोग इस थीटा को इस इक्वेशन के द्वारा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और ये आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है यहां से यहां तक का लंबाई, चाप की लंबाई जिसको हिंदी में कहते हैं आप लोग, ठीक है, वो लेंथ ऑफ आर्क हो गया एल। तो लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, उसको अगर सर्कुलर पाथ के रेडियस से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है, हमको एंगल बता देगा। ये एंगल इस किसी के टर्म में आएगा तो ये रेडियन के टर्म में आएगा, जो कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट भी होगा। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो होता है आपका रेडियन, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट रेडियन हो गया, एसआई यूनिट रेडियन हो गया। वेयर एल इक्वल टू द कर्व डिस्टेंस अलोंग द अर्थ, कर्व डिस्टेंस है मतलब यहां से यहां तक का जो है डिस्टेंस हो गया, डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ये इसके लिए हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग समझ गए, तो एल अपॉन आर होता है, यहां पर आप लोग समझ गए। अब ये जो है क्या है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अभी आगे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बट यहीं पर बता देते हैं आपको। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तब इसका जो है मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, वो थीटा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में जो एंगल आपका सबटेंड किया है वही थीटा हो जाएगा।
बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, मतलब इस टाइप से आपका उसका डायरेक्शन हो जाएगा, चाहे तो आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन होगा या इनवर्ड फ्रॉम द प्लेन होगा। तब आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन कब होगा और इनवर्ड जो है टू द प्लेन कब होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए इसका डायरेक्शन किस टाइप से फाइंड करेंगे। स्क्रू तो आप लोग देखे होंगे ना, स्क्रू, वो स्क्रू का जो डायरेक्शन होता है ना, बस वही डायरेक्शन इसका होगा। स्क्रू का डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जब हम लोग किसी भी स्क्रू को क्या करते हैं, हम लोग अगर जब उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, इस टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, तब क्या होगा कि वो अंदर की ओर जाता है, इनवर्ड द प्लेन जाता है। तो इसका भी डायरेक्शन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर जब पार्टिकल मोशन करेगा आपका क्लॉकवाइज तो इनवर्ड द प्लेन हो जाएगा। अगर पार्टिकल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करने लगा, एंटी क्लॉकवाइज अगर जब डायरेक्शन करेगा तो वो जो है आउटवर्ड द प्लेन हो जाएगा उसका डायरेक्शन, मतलब कि प्लेन के बाहर की ओर, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रू को अगर जब एंटी क्लॉकवाइज में मोशन करवाएंगे, ठीक है, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज में, तब वो क्या हो जाएगा, आपका बाहर की ओर जाएगा प्लेन से। अगर उसको क्लॉकवाइज में करवाते हैं तो वो अंदर की ओर जाता है, वही जो है डायरेक्शन आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या। आगे इसमें थोड़ा सा इसका रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ में, वो क्या होता है तो उसके लिए देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। हाँ, तो देखिए अब हम लोग रिलेशन देख रहे हैं इसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, वेन एक्स इज वेरी नियर टू। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। देखिए ये फिगर हो गया आपका, इसके अनुसार ये एक्स हो गया और ये जो है आपका ये है, ठीक है। तो देखिए कह रहा कि वेन एक्स इज वेरी नियर टू पॉइंट ए, अगर ये पॉइंट एक्स जो है पॉइंट ए के बहुत ही नजदीक होगा, देन द लेंथ ऑफ आर्क, तब क्या होगा, ये जो लेंथ ऑफ आर्क एल होगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस, मतलब कि ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से यहां तक के बीच में जो एस, ठीक है, जब पार्टिकल आपका यहां से यहां चला गया, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एल जो है लगभग क्या हो जाएगा, एस के इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली जो है इक्वल टू द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस। इन दिस कंडीशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डी थीटा। और इस कंडीशन में आपका जो एंगल बनेगा, चूंकि ये वाला डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है, चूंकि यहां पर क्या कहा जा रहा है आपको कि वेन एक्स इज वेरी नियर टू पॉइंट ए, तब ये एंगल जो है बहुत ही स्मॉल बनेगा और उसको हम लोग डी थीटा से डिनोट करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर बहुत ही स्मॉल अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करके फाइंड करते हैं, इस चलते हम लोग जो इसको डी थीटा लिखेंगे। और उस केस में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो ये बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एक्स पॉइंट जो है ए के बहुत करीब है, तब उस केस में आपका ये जो एस है ये भी क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, कारण कि बहुत ही वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। जैसा कि इस फिगर में दिखाए हैं कि अगर ये डिस्टेंस डी थीटा है, ठीक है, ये जो है आपका थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के कंपेरिजन में डी थीटा बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। ये फिगर जो है, ये पूरा नोट्स भी आपको जो है अवेलेबल है इसके डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने बता दिया पहले ही कि जो आपका क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो जो है वो लगभग जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है लेंथ ऑफ आर्क के, तो ds इक्वल टू एल हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ये वाला लेंथ ऑफ आर्क ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बहुत ही जो है ये इक्वल है, कारण कि दोनों एक दूसरे के करीब है, ये जो है x के करीब है, इस चलते अप्रोक्सीमेटली दोनों इक्वल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, डी थीटा बराबर जानते हैं, मतलब कि थीटा बराबर जानते हैं, कारण कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क क्या है आपका,
ये एल, और एल किसके इक्वल है, ds के, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लगभग इक्वल है, और डिवाइडेड बाय आर आपका हो गया क्या, रेडियस। इसको यहां पर लेके चल जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ds इजकल टू आर इंटू डी थीटा हो जाएगा, मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट इजकल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका रिलेशन हो गया किसके किसके बीच में, तो ये रिलेशन हो गया आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अगर आपको कहीं पर भी एंगल दिया हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, मतलब थीटा दिया हुआ, आप फाइंड कर सकते हैं उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट को इस रिलेशन के थ्रू। और ये रिलेशन आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ भी देता है कि क्या हो जाएगा भाई, ds इक्वल टू तो आर डी थीटा होगा, ये आप लोग वहां पर बता सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या है, तो रेडियन है, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है। जब ऐसा यूनिट आपका रेडियन हो गया तो आप लोग जनरली जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो क्या, तो एंगल को पढ़ते आ रहे हैं डिग्री में, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, तो उसको हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी थीटा इजकल टू एल अपॉन आर, ये जो वैल्यू आएगा वो किस चीज में आएगा, वो आएगा रेडियन में। तो रेडियन से कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किस चीज में, जो है मान लीजिए कि डिग्री में। तो कैसे करेंगे, तो आप लोग एक चीज जानते हैं, जैसा हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और नहीं तो नोट्स भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। हाँ ठीक है, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, ये हम लोग नहीं जानते हैं अभी, क्योंकि जान जाते तो फाइंड काहे के लिए करते। तो देखिए ये टोटल जो है, टोटल कितना, एक सर्कल का एंगल कितना का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। दूसरा चीज एक और हम लोग जानते हैं कि 2 पाई के बराबर होता है, क्योंकि पाई रेडियन जो है 180 के बराबर होता है, और 2 पाई जो है पूरा सर्कल का एंगल होता है। तो पाई रेडियन में या फिर 2 पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ये हम लोग जानेंगे 2 पाई रेडियन में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अच्छा, अब 2 पाई क्यों हम लोग यहां पर सीधा कर दे रहे हैं 1 रेडियन, 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये कट जाएगा आपका 180 बटे पाई, और पाई का मान दे दिए 3.14। तब आप लोग चाहें तो इसका वैल्यू निकाल ले सकते हैं, 57.3 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 1 रेडियन में होता है 57.3 डिग्री होता है। ये आपका वैल्यू आ गया। और पाई रेडियन बराबर क्या होता है, यहां से भी हम लोग देख ले सकते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। 1 रेडियन में कितना होता है, 57.3, 57.3 डिग्री होता है। अच्छा, 1 रेडियन हम लोग कहेंगे किसको, तो देखिए अब फिर से हम लोग आते हैं इसी फिगर पर। जैसा कि आपने देखा थीटा इजकल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। थीटा इजकल टू एल अपॉन आर होता है। और यहां पर ये एंगल आपका बन रहा है थीटा, ये क्या है, आर है। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 रेडियन एंगल कब बनेगा, ठीक है। तो जब देख रहे हैं आप लोग कि ये दोनों कट जाएगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब कि आर और एल को बराबर हो जाना पड़ेगा, तब जो है थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा। जब क्या होगा, एल इजकल टू आर हो जाएगा तब। तो देखिए मतलब कि जितना रेडियस है उतने यहां पर जो है आपका आर, लेंथ ऑफ आर्क हो जाए, मतलब एल का वैल्यू भी आर के बराबर हो जाए। यहां पर उतना ही ये पार्टिकल जो है डिस्टेंस कवर करे जितना उसका रेडियस है। अगर एल आर के बराबर हो गया तब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। समझ गए, 1 रेडियन कब बनेगा कि वेन ए पार्टिकल डिस्प्लेड इक्वल टू द इट्स रेडियस ऑन द सर्कुलर पाथ।
ठीक है। अगर जब डिस्टेंस जो है आपका कवर वो करता है अपने रेडियस के बराबर, कहां पर, सर्कुलर पाथ पर, मतलब लेंथ ऑफ आर्क जो है वो इक्वल हो जाए किसके, जो है रेडियस के, तब उस केस में क्या बनेगा, थीटा जो है 1 रेडियन के बराबर बनेगा। ये रहा आपका फर्स्ट वीडियो। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल पे नए, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो आपके जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, साथ में जो है आपको देख रहे होंगे कि आई बटन पर भी उसका लिंक आ गया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।